नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आप तो आया बनकर रह गई हो। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे अपने मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीदी, राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया है। 2 माह बाद विवाह है। आपको 1 महीने पहले ही आना पड़ेगा। अभिषेक के विवाह का सारा काम भी तो आपने ही संभाला था, अब राहुल का भी। कविता के उत्साह पर रोक दीदी के जवाब से लगी। कविता, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर मैं 2-3 दिन के लिए ही आ सकूंगी। क्या कह रही हो दीदी, मैं तो आपके ही भरोसे हूँ। आप अभिषेक के विवाह में भी तो 1 माह पहले ही आ गई थीं, फिर राहुल की शादी में पहले से क्यों नहीं आएंगी? दीदी हंसते हुए बोली। कविता, तब की बात और थी, अब नटखट किट्टू जो आ गया है उसे नहीं छोड़ सकती। कविता भुनभुनाई, अरे उसे रुचि बहू संभाल लेगी, आपने क्या ठेका ले रखा है उसका? दीदी बोली, कैसी बातें करती हो कविता, रुचि अभी बच्ची है और बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है। परेश और रुचि सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और शाम 7 साढ़े 7 बजे तक लौटते हैं। ऐसे में किट्टू की देखभाल कौन करेगा? कविता क्रोधित हो उठी। तो आजकल आपने आया का काम संभाला हुआ है। दीदी ने समझाते हुए कहा, नहीं कविता, आया है किट्टू को संभालने के लिए, लेकिन उसकी निगरानी के लिए भी तो घर में कोई होना जरूरी है। समझने की कोशिश कर, मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकती। अभिषेक के विवाह में मैंने 2 डायरियाँ बनवाई थी, उसमें विवाह से संबंधित सभी जरूरी बातें नोट की थी। उसी के आधार पर सारी तैयारी कर लेना। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, अब तुम अकेली तो नहीं हो, सुनैना बहू है तुम्हारे साथ। फोन रखते हुए कविता भुनभुना उठी। जीजा जी के जाने के बाद बेचारी दीदी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई हैं। ये भला क्या बात हुई? पोता हो गया है तो क्या वह कहीं आ जा नहीं सकती? बहू अपना बच्चा खुद संभाले। मुझे भी तो पोती है, तो क्या मैंने नाते रिश्तेदारों के आना जाना छोड़ दिया है? अरे मेरी बहू भी तो नौकरी करती है, पर घर और बच्ची दोनों को संभालती है। बच्चे पैदा किए हैं तो संभालने भी तो खुद ही पड़ेंगे। हम नौकरी नहीं करते थे तो क्या हुआ, घर और बच्चे खुद ही संभालते थे। हमारी सास नहीं संभालती थी हमारे बच्चे। शाम को ऑफिस से आते ही कविता के उखड़े मूड को भांपकर पति निखिल बोल पड़े। क्या बात है कविता, लक्ष्मी दीदी से बात नहीं हो पाई क्या? कविता व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, बात तो हुई, पर दीदी का कहना है कि वो 2-3 दिन के लिए ही आएंगी। उनके बिना वहाँ पोते की देखभाल कौन करेगा? निखिल बोले, उनका कहना भी उचित है, बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते हैं। ऐसे में छोटे बच्चे को संभालने के लिए उनकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। कोई बात नहीं, बहू तो है ही तुम्हारे साथ। बहू की पसंद से खरीदारी होगी तो छोटी बहू को भी पसंद आएगी। बच्चों और हमारी पसंद में काफ़ी फर्क है। कविता ने मुँह बिचकाया। बहू को नौकरी और बच्ची से फुर्सत मिले तब तो कुछ कर पाए। राहुल के विवाह में सारी खरीदारी मेरी पसंद से होगी और वो मैं कर लूँगी, पर मैं दीदी के लिए परेशान हूँ। जीजा जी के जाने के बाद उनकी हैसियत अपने ही घर में नौकरों जैसी हो गई है। निखिल असहज हो उठे। कैसी बात करती हो कविता, परेश ऐसा लड़का नहीं है और दीदी भी बहुत समझदार हैं। उन्होंने परेश की पसंद से ही उसका विवाह किया है। ऐसे में बहू रुचि उनका अनादर करे, ये संभव नहीं है। कविता उत्तेजित होकर बोली, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जीजा जी तो इस दुनिया में रहे नहीं? ऐसे में परेश की पसंद को मानना दीदी की मजबूरी रही होगी। निखिल बोले, नहीं, परेश के विवाह में दीदी बहुत खुश थीं। कविता ने तर्क दिया, तुमने देखा नहीं, विवाह के 5 दिन बाद ही बेटा बहू दीदी को अकेली छोड़कर हनीमून पर निकल गए थे। निखिल ने फिर टोका, तुम भूल रही हो कविता कि बेटे बहू के हनीमून ट्रिप दीदी ने ही प्लान की थी और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर हनीमून टिकट दिए थे, तुम्हारी तरह नहीं जिसने अपने बेटे बहू का हनीमून ट्रिप रद्द करवाने की ठान ली थी। कविता बड़बड़ाई, मैं बीमार पड़ गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर, पर तुमने तो इसे भी मेरी बहानेबाजी ही माना। तभी तो बेटे बहू को कह दिया कि ज़्यादा बीमार नहीं है तुम्हारी माँ, तुम जाओ, इसे देखने के लिए मैं हूँ। कविता की बात सुनकर निखिल जोर से हंस पड़े और कविता झेप मिटाने के लिए बड़बड़ाने लगी, औरों के पति होते हैं जो अपनी पत्नी का साथ देते हैं, तुम तो हमेशा ही बहू की तरफदारी करते आए हो। क्या करता, नवविवाहितों को एक दूसरे को समझने का यही तो मौका मिलता है।
उसके बाद तो सारी जिंदगी घर गृहस्थी के चक्करों में ही उलझ कर रह जाते हैं, निखिल ने कहा। कविता फिर भुनभुनाई, तो तुम कौन सा मुझे हनीमून पर ले गए थे? बड़े दार्शनिक बनते रहते हो। अच्छा ये बताओ कि विवाह के लिए हॉल बुक हो गया या नहीं? निखिल ने जवाब दिया, हाँ हो गया, बैंड वालों को भी तय कर दिया है। समय मानो पंख लगाकर उड़ता रहा। दीदी विवाह से ठीक 2 दिन पहले आई, वो भी अकेली ही। अच्छा, तो अब बेटे बहू पर उनका इतना भी अधिकार नहीं रहा? मौसी के लड़के के विवाह पर आने के लिए भी राजी नहीं हुए? कविता ने सोचा। उसकी चढ़ी हुई त्योरियों को देखकर दीदी बोली, किट्टू अभी 8 माह का ही तो है, उसे मेरी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आने के लिए हम सभी तैयार थे, हवाई जहाज की टिकट भी हो गई थी, पर किट्टू को तेज बुखार हो गया। परेश और रुचि तो फिर भी आने को तैयार थे, पर शादी के घर में बच्चे की बीमारी संभलती नहीं, सो मैंने ही उन्हें मना कर दिया। बेचारी दीदी को कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। कविता को उनसे सहानुभूति होने लगी थी। निखिल बोले, इतने मुश्किल हालात में भी आप यहाँ आई, ये क्या कम है? तभी भारी भरकम बनारसी साड़ी और जेवरात से लदी फदी सुनैना आ गई। उसकी गोद में चुनमुन रो रही थी। वह दीदी के पैर छूने को झुकी तो उसके सिर से साड़ी का पल्लू गिर गया। कविता ने घूरती निगाहों से उसे देखा। सुनैना घबराकर पल्लू ठीक करने लगी। ये सब देखकर दीदी के मुंह से निकल पड़ा, इतनी गर्मी में बिटिया ये क्या पहन लिया तूने? ऊपर से बच्ची को गोद में उठाया हुआ है। ला बच्ची मुझे दे, और तू ऐसा कर, ऐसी साड़ी पहन कर आ जिसे तू संभाल सके। सुनैना बच्ची को उन्हें पकड़ाकर तुरंत साड़ी बदलने चली गई। कविता धीरे से दीदी के कान में फुसफुसाई, दीदी इसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ, मैंने ही इसे भारी साड़ी और भारी गहने पहनने को कहा था। घर में शादी है, 2-3 दिन भारी साड़ी पहन लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अपने ज़माने में हमने 8-8 किलो की साड़ियाँ नहीं पहनी थी क्या? और आपने बच्ची को क्यों उठा लिया? मैं तो इसकी बच्ची को नहीं संभालती। इसकी बच्ची? क्या ये तेरी कुछ नहीं लगती? तेरे बेटे की बेटी है, तेरा अपना खून। कविता तू इतनी निष्ठुर कब से हो गई? कविता बोली, दीदी मैं बहू के चोचले नहीं सह सकती, अब दूसरी बहू भी आ जाएगी तो क्या मैं क्रैश संभालने का काम करती रहूँगी? मैंने भी तो अकेले अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। मजाल है मेरी सास ने कभी रसोई में या बच्चे पालने में मेरी मदद की हो। अब मेरा आराम करने का समय आया है तो मैं क्यों फिर से मुसीबत मोल लूँ? दीदी बोली, कविता जो सुख सुविधाएं किन्हीं कारणों से हमें उस समय नहीं मिल सकी, वो सक्षम होने पर भी हम अपनी बहुओं को न दें तो क्या ये अनुचित नहीं? हम दोनों को ही बेटी नहीं है, क्यों न हम इस कमी को बहुओं से पूरा कर लें? एक बार बहू को बेटी के नज़रिए से तो देखो, तो रिश्तों के मायने ही बदल जाएंगे। कविता उकताकर बोली, बस बस दीदी, बहू को बेटी समझने का ये नुस्खा आपको ही मुबारक हो। मेरी बहू को बहू ही बनकर रहने दो। बहू को बेटी बनाने के चक्कर में आपकी क्या हालत हो गई है, क्या मैं नहीं जानती? दीदी मुस्कुराकर रह गईं। विवाह में वे हर समय सुनैना और चुनमुन का ख्याल रखती रहीं। सुनैना भी उनसे काफ़ी घुल मिल गई। इन 3 दिनों में बार बार फ़ोन पर बेटे बहू और पोते का हालचाल और समाचार भी लेती रहीं। शादी निबटते ही वे चली गईं। छोटी बहू चंचल अपने नामानुसार ही चंचल निकली, लेकिन जल्द ही कविता ने उसे भी वो सब समझा दिया जो कभी बड़ी बहू से कहा था। मसलन कटे खुले बाल इस घर में नहीं चलेंगे, सिर से कभी पल्ला न हटे, सलवार सूट पहनने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, घर में खाना क्या बनेगा इसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, घर में हर चीज़ अपने निर्धारित स्थान पर रखी है, उसमें अपनी मर्जी चलाने की या उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। छोटी बहू चुप रही, पर उसके चेहरे से लगा कि उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। कविता ने सोचा, बड़ी को देखकर अपने आप ही लाइन पर आ जाएगी। दोनों बहुओं की गहरी छलने लगी, जब भी घर में होती फुसुर फुसुर करती ही रहती, लेकिन कविता के आते ही उनकी बातों पर विराम लग जाता। इसी बीच एक बार चुनमुन की तबीयत खराब हो गई और उसे संभालने वाली आया भी नहीं आ रही थी। सुनैना को छुट्टी नहीं मिली तो छोटी बहू ने अपने ऑफिस से 1 हफ्ता का अवकाश ले लिया। कविता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है आपस में। एक रात खाने में देर होने पर कविता दोनों को डपटने के ख्याल से रसोई घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि फुसफुसाहट सुनकर बाहर ही रुक गई। छोटी बहू कह रही थी, दीदी कल मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, आया तो काम पर आ गई है, पर चुनमुन की देखभाल के लिए घर का एक आदमी होना भी बहुत ज़रूरी है। माँ जी तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, ये भी नहीं देखती कि आया ने इसे ढंग से कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं। बच्ची चाहे भूख से रोती रहे, लेकिन उनकी पसंद का खाना ना बने या बनने में ज़रा देर हो जाए
तो आसमान सिर पर उठा लेती हैं। मारे क्रोध के कविता का सर्वांग जलने लगा। छोटी की ये मजाल कि वो बड़ी को मेरे खिलाफ भड़काए। तभी बड़ी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम चिंता मत करो चंचल, तुम्हारे जेठ जी भी परेशान हो चुके हैं, माँ जी से तो कुछ कह नहीं पाते, इसलिए हम दोनों का ट्रांसफ़र मुंबई ब्रांच में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में मुझे चुनमुन की कोई चिंता नहीं रहेगी। वहाँ मेरी माँ और छोटी बहन है। चुनमुन को देखने के लिए वो तरस भी गए हैं। वहाँ आया भी आसानी से मिल जाती है और वहाँ मौसी जी भी तो है। सच कितना फ़र्क है माँ जी और मौसी जी की सोच में। छोटी चहक उठी, यही अच्छा है दीदी। सच ऐसे माहौल में तो अपने बच्चे को पालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। दम घुटता है यहाँ। अपनी मर्जी से ना कुछ खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, कहीं आ जा भी नहीं सकते, ना किसी से हंस बोल सकते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है? घर में ही हरदम तनाव बना रहता है। तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, इन बहुओं ने मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटों को भी पथभ्रष्ट करने की ठान ली है। इनका इलाज करना ही पड़ेगा। कविता इसी सोच में डूबी थी कि दीदी की देवरानी का फ़ोन आया। अपने बेटे की सगाई का न्योता दे रही थी। उन्हीं से पता चला कि 3 हफ्ते पहले सड़क पार करते समय दीदी का एक्सीडेंट हो गया था। मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। रुचि से अपना बेटा तो संभलता नहीं, वो सास को क्या संभालेगी? और ये परेश कितना निष्ठुर है। मेरी बहन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मुझे खबर तक नहीं दी। शादी के बाद गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है उसने। बड़ा कहता था तुम मेरी सबसे प्यारी मौसी हो। बेचारी दीदी की क्या कद बन गई होगी। कविता ने तुरंत दीदी को नंबर मिलाया, पर उधर से किसी महिला का अपरिचित आवाज़ सुनकर चौंकी। लक्ष्मी दीदी हैं? जी वो सो रही हैं। आप कौन? ये बताइए आप कौन बोल रही हैं? कविता ने प्रति प्रश्न किया। मैं रुचि की माँ बोल रही हूँ। कविता ने फ़ोन काट दिया। तो बहू ने अपनी माँ को बुला रखा है और खुद महारानी नौकरी पर जाती होगी। अब वह निखिल के पीछे पड़ गई। तुरंत मेरा मुंबई का टिकट करवाओ, वहाँ जाकर रुचि की ऐसी खबर लूँगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि सास क्या होती है। दीदी के सीधेपन को उसने बेवकूफ़ी समझ लिया है। निखिल समझाते हुए बोले, टिकट तो मैं आज ही करवा दूंगा, पर जाते ही वहाँ शुरू मत हो जाना। पहले वस्तु स्थिति का पता लगाना। तुम मेरा मुंह मत बंद करवाओ, कहे देती हूँ। क्या मिला दीदी को बहू को बेटी बनाकर? भला बहू भी कभी बेटी बन सकती है? दीदी के घर पहुँचने पर रुचि की माँ के दर्शन हुए। रुचि दीदी के साथ अस्पताल गई हुई थी। नन्हा किट्टू नानी के साथ किलकारियाँ मारते हुए खेल रहा था। उन्होंने ही बताया कि दीदी के कंधे और सिर में चोट लगी थी। सिर से काफ़ी खून बह गया था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। रुचि और परेश ने बारी बारी से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। अब दीदी ठीक हैं। दिन में तो वो उनके पास आ जाती है और शाम को वो चली जाती हैं। एक आया दिन भर बच्चे को देखती है और मेहरी पूरे दिन का चूल्हा चौका कर जाती है। रुचि की माँ जब ये सब बता रही थी कि तभी दीदी आ गई। रुचि साथ थी। उसने सलवार कुर्ता पहना हुआ था। दीदी को देखकर कविता भौचक्की रह गई। वो तो उनके कमजोर और बीमार रूप की कल्पना कर रही थी, पर दीदी पहले से ज़्यादा स्वस्थ लग रही थी। दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी दिख रही थी। उसे अचानक आया देखकर दीदी प्रसन्न हो उठी। दीदी के गले लगते हुए कविता बोली, मैं इतनी पराई हो गई कि आपने एक्सीडेंट की खबर तक मुझे नहीं दी। दीदी बोली, परेश ने कहा था कि कविता मौसी को बुला लें, पर मैंने ही मना कर दिया। बेकार तुझे परेशान करने का दिल नहीं किया। यहाँ रुचि और परेश तो हैं ही मेरा ध्यान रखने के लिए। इन्होंने खिला खिलाकर मुझे कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्त कर दिया है। बहुत ख्याल रखती है रुचि मेरा। रुचि ने कहा, माँ आप हमारे लिए जितना करती हैं उसका रत्ती भर भी ऋण हम नहीं उतार सकते। दीदी अपनी समधन से बोली, देखा कामना जी, हमारी बेटी कैसी भारी भरकम बातें करने लगी है। दोनों ही घनिष्ठ सहेलियों की तरह हंसने लगीं। दीदी के इतने घनिष्ठ रिश्ते देखकर कविता को उनसे ईर्ष्या हो आई। उसे याद आया बड़ी बहू की माँ चुनमुन के होने में जब उसके घर आई थी तो 2 दिन तक कविता ने उनसे ऐसी कलहपूर्ण बातें की कि उसके बाद वो उनके यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। तभी दीदी बोली, कविता मैं तो किट्टू को गोद में उठाने के लिए तरस गई हूँ। ये लोग मुझे उठाने ही नहीं देते कि कहीं मेरा कंधा ना दुखने लगे। पर तू सही समय पर आ गई है। रुचि ने मेरे ठीक होने के उपलक्ष्य में आज घर में सत्यनारायण जी की कथा रखी है। कविता ने देखा कि रुचि बड़े चाव से पूजा की तैयारियां कर रही थी और पूजा के बाद उसने अपने हाथ से सबसे पहले दीदी को प्रसाद खिलाया। रात को कमरे में सिर्फ दीदी रह गई तो कविता ने कहा, दीदी आप कुछ दिन के लिए मेरे साथ चलो, आराम मिल जाएगा। 2 बहुएं हैं मेरी,
दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, कविता, मुझे यहाँ क्या तकलीफ है? एक बेटा तो था ही, भगवान ने बेटे की कमी भी रुचि के रूप में पूरी कर दी। सच कहूँ तो रुचि ने जैसे मेरी देखभाल की, उसी से मेरी समझ में आया कि एक बेटी माँ के लिए कितना मायने रखती है। मैं पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट हूँ। तू बता, घर में सब कैसे हैं? तू तो मुझसे भी ज़्यादा सुखी होगी। बहुओं के रूप में 2 बेटियाँ जो मिली हैं तुझे। सुनकर कविता फीकी सी हंसी हंस दी। दूसरे दिन कविता परेश के पीछे पड़ गई। बेटा, मेरी आज की ही हवाई जहाज़ की टिकट करवा दे। दीदी हैरानी से बोली, इतने दिनों बाद आई है तो कुछ दिन रुक जा। परेश और रुचि ने भी बहुत कहा, पर कविता नहीं मानी। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी भूल सुधारना चाहती थी। अपनी रिश्तों की बगिया को आने वाले तूफान में बिखरने से रोकना चाहती थी। उसे एहसास हो गया था कि रिश्ते प्रेम, समर्पण और त्याग से मधुर बनते हैं। अपनापन ही रिश्तों को गूंथ कर रखता है। कविता सोच रही थी कि किस्मत ने तो उसे बहुओं के रूप में 2 बेटियां दे दी हैं। अब वो भी उनकी माँ बनने का प्रयत्न करेगी। नन्ही चुनमुन को कलेजे से लगाने को उसका दिल बहुत जोर से मचलने लगा था। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।